मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों के अमेरिकी चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहां हस्बैंड भूल के भी खर्चा नहीं करते, वहीं मुकेश अंबानी ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। प्राइवेट जेट, लग्जरी कार और एंटीलिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। पर रतन टाटा की बात करो तो ये रहते बस एक से बंगले में हैं, पर इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो आप बताइए 6 वर्सेज 135 किसकी जेब भारी होगी? पर इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। पर अगर मेरा वीडियो देखा तो शायद आप भी दे दें ये जवाब। वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर आदमी का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले लें तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों का जवाब देने के लिए इन बिजनेसमैनों के पैसे और शो ऑफ का ये सफर शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐसी थी दोनों कंपनी की शुरुआत। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। 21,000 रुपयों से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी जिसकी नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गई है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था। 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में मुंबई में ही शुरू हुआ था, जहां ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की सारी जिम्मेदारियां आ गई। उन्होंने 21,000 रुपये जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल बिजनेस का काम। जैसे ही धंधे में पैर जम गए, वैसे जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की। वहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी, उन्हें धंधे में काफी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देखते हुए उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ जिसका फायदा सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि इन सपनों को पूरा होता देख नहीं पाए, लेकिन अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए दोराबजी टाटा ने आयरन एंड स्टील और हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी को स्टैब्लिश कर उनका सपना पूरा किया और इंडिया में शुरू किया पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या वक्त का एक पड़ाव, जल्दी इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारियां जहांगीर रतन टाटा पर आ गई। पुरानी 14 कंपनियों को चलाते हुए टाटा ग्रुप की कंपनियों का आंकड़ा 95 कर दिया। और इतना ही नहीं, जहांगीर टाटा इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की शुरुआत की, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम ऐसा ग्लोबली फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के नाम को जानता है और टाटा के साथ काम करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। उन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनाई है, उतनी बड़ी बिल्डिंग में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गेस बिल्कुल सही है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था और हमारे ही पापा की तरह धीरू भाई ने अपनी सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसे जमा होने पर विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चाल में आ गए। और जैसे ही बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की, जो मसालों और यांस में ट्रेड करता था। और जैसे ही वह मसालों और यांस के धंधे में सेट हो गए, वैसे ही विमल नाम से अपने कपड़े की बिजनेस की शुरुआत कर दी। और विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसलिए उसको कस्टमर का अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया, जिसके बाद उसके स्टॉक्स में उनमें लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उसके स्टॉक्स को बेचने का काम खुद धीरू भाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन ये अपने में ये बड़ी बात है कि जिस समय लोगों को इन्वेस्ट जानते तक नहीं थे, उस समय धीरू भाई अंबानी ने विमल के आईपीओ में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्टमेंट कराई थी जिसका भरपूर फायदा कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को हुआ। और कुछ सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। और इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिलते सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्री का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरू भाई के हिस्से में इतनी सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत के चलते उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका बिल्कुल अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, तो वही मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $7,913 करोड़ हो गया है। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा इससे होता है उसका फायदा। चलिए बात करते हैं इनके आज की, यानी दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप जानते हैं
88 मिलियन की नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसे कई कंपनी के मालिक हैं, परंतु वहीं 135 से ज्यादा सब्सिडरीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा है, कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया। पर क्यों, तो आइए जानते हैं। वेल, ये तो हम सभी को पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, वहीं टाटा ग्रुप इंडिया हर फील्ड में काम कर रही है, स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। सब्सिडरी कंपनी ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैप्चर मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्क इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना आप। आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए मैं बता दूं, मुकेश अंबानी का नेटवर्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस में वह 48% शेयर के मालिक हैं। वो जब शेयर ही उनके आधे नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पर आदमी की वैल्यू भी बढ़ती है। इसलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब की नेटवर्थ 88 बिलियन हो गई थी। यही हम बात करें अगर रतन टाटा की, तो वो टाटा ग्रुप में 1% से भी कम के शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% शेयर उनकी कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर डोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट में डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। मतलब बंदे को 134 पूरी कंपनी मिली थी काम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को बढ़ाते हुए वो कंपनी के 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप, मतलब अगर चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते तो वह न सिर्फ इंडिया के बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब तो नहीं मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर पर ही अमीर है, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है। ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है दोनों के पास, तो क्यों दिखते हैं एक के खर्चे तो वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे, क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस। जिसको दिखावा करना ज्यादा आता है शायद उसका ही बोलता है। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ रुपए खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए थे। जैसा ही मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था, मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ को, नीता अंबानी को 3 बार 1000 फीट वाले प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। बच्चों की कीमत, इनके खर्चे अभी खत्म नहीं होते। इनके पास एक यान भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है, जिसकी अप्रॉक्स कीमत 700 करोड़ है। और जब पति इतने खर्चे कर ही रहा है तो बीवी के पीछे रहे, तभी तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े और ब्रांडेड वॉच में डिजाइनर बैग्स के साथ देखा जाता है। पर देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तब उसके नौकर को भी उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से रहना पड़ता है। इसलिए तो मुकेश अंबानी सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज AMG G633 में साथ लेकर घूमते हैं। गर्मियों में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने स्नो रूम तक बनवाया है। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा की खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सिंपल लिविंग ही रही है, इसीलिए तो उन्हें आज तक कोई बड़ा खर्चा करते हुए नहीं देखा गया है। उन्होंने अपना घर भी काफी सिंपल और एलिगेंट रखा है और हमेशा से ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग आगे बढ़ सकें। इसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल चुका है। अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की तरह सोशल वर्क के फील्ड में अपने पैर पसार चुका है, फिर चाहे वो वाटर एंड सैनिटाइजेशन, स्पोर्ट्स या डिसऑर्डर मैनेजमेंट या माइग्रेशन या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो, पर टाटा ग्रुप बिना किसी पॉलिसिटी के काम कर रहा है। उसे तो यह साफ दिख रहा है कि वैल्यू और एथिक्स इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन जहाँ गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा गूंजने लगती है, मतलब उसका न्यूज बन जाता है। पर दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच चुके हैं शायद किसी को पता ही नहीं है, और इसकी वजह है उनका छुप छुप कर ये काम करना। पर आप ये बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन में एक जैसी मेहनत कर अपने आप को, अपनी कंपनी को इतना आगे पहुंचाया है, लेकिन फिर भी एक इंसान खुद को दुनिया की नजरों से बचते हुए सारे काम कर रहा है, तो वहीं दूसरे का खर्चा लाइमलाइट में आ जा रहा है। तो ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना जरूरी है या नहीं? इस वीडियो का संदेश किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आपको इनमें से कौन अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।